ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रेडियो पाकिस्तान की न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स चैनल की पॉडकास्ट में आपका खैर मकदम है। मैं हूं तसव्वुर ज़ुमान बाबर। आज हम बात करेंगे अपनी सोनी धरती की, जो कि हमारा मस्कन है, और हम यौम आज़ादी की तकरीबात जोश व खरोश से मना रहे हैं। ए मेरी अर्ज़ वतन, ए मेरी जन्नत अर्ज़ी, मेरी माँ तेरी सज धज को सलाम, तेरे पहलू से उभरते हुए सूरज को सलाम, तेरे बेटों तेरे जाबाज जवानों को सलाम। और ख़ास तौर पे आज की मेहमान शख्सियत एक साहिब बसीरत शख्सियत है। पाक फ़ज़ाइया से आप मुताल्लिक़ हैं। आपका ताल्लुक़ एक जिस तरह अटूट एक रिश्ता होता है किसी भी इदारे से, और किसी भी पैशन के साथ आपने जिस तरह पाक फ़ज़ाइया के लिए सर्व किया है, वो आप यकीनन जब ख़ुद बयान करेंगे तो हम सब के लिए भी, देखने और सुनने वालों के लिए भी यकीनन एक बड़ी मोटिवेशन होगी। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड जनाब आफ्ताब हुसैन साहब। सर खुश आमदीद कहेंगे आपका। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। आपकी आमद का बेहद शुक्रिया। यौम आज़ादी की मुनासिबत से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। सर हम आपकी ज़ुबानी जानना चाहेंगे, आपने सर्व किया है, आपने पाकिस्तान के लिए अपनी खिदमात पेश की हैं। ये मुल्क अल्लाह तबारक व तआला की कितनी बड़ी अता है, कितना बड़ा तोहफ़ा है। बहुत बड़ी नेमत है जी। अगर आज से जो पिछली नस्ल थी, जब वो ग़ुलामी का दौर गुज़ार रही थी, ब्रिटिश रूल और उससे पहले भी, तो उनसे पूछें कि उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं इस आज़ादी के लिए। लाखों की तादाद में लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की, घर से बेघर हुए, और जैसे वो कहते हैं, इस कश्ती को वो तूफ़ान से निकाल के लेके आए हैं, और हमारे लिए जो वो कह के गए थे कि इसको हमने संभाल के रखना है, अल्लाह का शुक्र है कि हमने अभी तक संभाल के रखा हुआ है। आफ्ताब हुसैन साहब, थोड़ा सा आपके बारे में हम जानना चाहेंगे। आपका ताल्लुक़ पाक फ़ज़ाइया से है, एयर वाइस मार्शल के आप मकाम और मर्तबे तक पहुँचे, कैसे ये ताल्लुक़ जुड़ा? वैसे तो हर शख्स का अफ़वाज पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ है, एक रब्त है। आपका ये बाज़ाब्ता ताल्लुक़ जो है वो कब जुड़ा? ये जी अल्लाह ताला जो है वो इंसान तो सोचता है, मेहनत करता है, बट आई थिंक जो किस्मत जहाँ पे लिखी होती है, ख़ुद ब खुद रास्ता वहाँ पे आपको लेके जाता है। जी। मैं कभी सोचा नहीं था एयरफोर्स ज्वाइन करने का। मैं फ़र्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, और ख़ुशकिस्मती से मेरे हॉस्टल के सामने ही पीएफ का सिलेक्शन सेंटर था, विद इन द प्रेमिसेस ऑफ द यूनिवर्सिटी। जी। तो उसमें जो उनके इंचार्ज थे उस वक्त, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। वो क्रिकेट नेट पे आया करते थे, एंड दिस इज़ हाउ आई एंडेड अप इन एयर फोर्स। एंड बहुत अच्छा वक्त गुज़रा, बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, और अभी भी हमारी फैमिली की तरह लाइफ है। और अल्लाह ताला ने, हमने मेहनत भी की, बट आई थिंक एयर फोर्स ने जितना नवाजा, नाम दिया, जितने उन्होंने हमारे ममालिक, जितने मैंने एयर फोर्स के थ्रू देखे, इससे बेहतर और कुछ चीज़ हो नहीं सकती थी। सो आई ऑलवेज चेरिश माई memories, my associations with the Pakistan Air Force, and I still urge upon the youngsters कि वो ज़रूर ज्वाइन करें फोर्सेस को, एंड इन पर्टिकुलर पाकिस्तान एयर फोर्स को। आफ्ताब हुसैन साहब, इस वक्त दौर जदीद में जिस तरह के हम देख रहे हैं कि मार्के हो रहे हैं, और ख़ास तौर पे मार्का-ए-हक़ में जिस तरह से हम सुरखरू हुए हैं, क्या कहिएगा कि जो एयर डिफेंस है कि जंगों में कितना कलीदी किरदार अदा करता है, और पाक फ़ज़ाइया के बारे में इस ज़िम्न में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, ये जो मार्का हुआ है, अब अगर मैं पुरानी हिस्ट्री पे जाऊँ तो 65 से लेके 65 में भी एयरफोर्स का बड़ा नुमायाँ किरदार था। आपको याद होगा एम आलम ने लेस दैन अ मिनट 5 जहाज़, जो अभी तक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। फिर हमारी रेशो भी उनके साथ यही थी, तादाद के हिसाब से 1:3 जी। और टेक्नोलॉजी भी हमारे यहाँ उनसे काफ़ी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद ट्रेनिंग, मोरल और जज्बा जो था ना, वो बहुत ऊपर था। वो हमेशा से बढ़ के है। वो हमेशा से बढ़ के था। और इसके साथ साथ मुझे याद है कि जो नेशन का साथ था फ़ौज का, वो या मैंने 1965 में देखा है, लोग औरतों को अपनी बालियाँ उतार के फ़ौजी ट्रकों में फेंकते हुए, या फिर मुझे वो जज्बा नज़र आया 2025 में, जिस तरह कौम खड़ी हुई है फ़ौज के साथ। आई थिंक सलूट टू देम, एंड अल्लाह करे कि ये यूनिटी, ये इत्तेहाद हमेशा कायम रहे। और आफ्ताब हुसैन साहब, अब तो टेक्नोलॉजी में भी हम कहीं पीछे नहीं हैं। यानी वो जज्बा भी है, वो हिम्मत भी है, वो ट्रेनिंग भी है,
अब तो टेक्नोलॉजी, बाकमाल टेक्नोलॉजी हमारे पास। इस ज़मीन में क्या कहिएगा, कितनी तैयारी की गई और कितने अरसे से इस पे हम काम कर रहे थे? ये जी हमारे जो पहले चीफ ऑफ द स्टाफ थे वो एयर मार्शल असगर ख़ान थे। उनकी विजन, उनकी जो दूर अंदेशी थी वो कमाल की थी। उन्होंने जिस तरह के जहाज़, उस वक्त 104 स्टार फाइटर अपने ज़माने का बहुत अच्छा जहाज़ था, सेबर्स थे, इंडक्शंस की, और उसके बाद जंग से 1 महीना पहले हमें नूर ख़ान की क़यादत, जो इतना, जिसके मुतालिक इंडियन एक एयर मार्शल ने कहा था कि ही इज़ अ किलर बॉक्सर। तो अग्रेशन के साथ, अपनी पर्सनल एग्जाम्पल के साथ, जिस तरह उन्होंने 65 की वॉर लड़ी, ये क़यादत जो है ये लकीली इसी तरह 2025 तक ये पहुंची है। पहले तो ये बात होगी। फिर हमारी जो एयरफोर्स है वो हमेशा से टेक्निकल, वायबल और ऑपरेशनली बहुत अच्छी रही है। ट्रेनिंग जो है वो बहुत रिगरस है, बहुत उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ। टेक्नोलॉजी के अंदर हमने J10 के साथ जो PL-15 की इंटीग्रेशन की है वो एक कमाल की चीज़ थी। और इसको मैं कहूँगा कि इस मार्का में हमारी मल्टी डोमेन डोमिनेंस थी। हाँ जी। मीनिंग देयर बाय कि एयर में भी डोमिनेंस थी, स्पेस में भी डोमिनेंस थी, अनमैन्ड जब जहाज़ लड़ाई हुई है ड्रोन्स की, उसमें भी डोमिनेंस थी, साइबर वारफेयर देख ले, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर देख ले। सो एक सिंक्रोनाइज्ड यूज़ था इन सारी चीज़ों का, लेड बाय अ वेरी वेरी एबल लीडरशिप ऑफ द चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। क्या बात। और इस सारे अमल में आप चीन और पाकिस्तान के ताउन को किस नज़र से देखते हैं? चीन जी हमारा बड़ा अच्छा दोस्त रहा है। 1962 ऑनवर्ड्स हमारी दोस्ती में मजबूती आई है। हमने जो मिल के चीज़ें की हैं उसमें JF-17 एक बहुत बड़ी मिसाल है पूरी दुनिया के लिए। जी, हमने खुद बनाया और उनके साथ मिल के बनाया। फिर उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा मदद की है, लेकिन उसके साथ साथ हमने भी जिस तरह उनकी टेक्नोलॉजी को ऊपर लेके गए हैं हमारे पायलट्स, ये भी एक अपनी जगह पे एक मिसाल है। यानी जिस कमाल महारत से उसका इस्तेमाल किया गया है पाकिस्तान की जानिब से, आप ये फरमाना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इससे पहले दुनिया बात करती थी कि एक रशियन टेक्नोलॉजी है और एक अमेरिकन टेक्नोलॉजी है। अब जो बात हो रही है वो है चाइनीज़ टेक्नोलॉजी एंड अमेरिकन टेक्नोलॉजी। सो F-35 जो इंशाल्लाह हमें अगले 6 महीनों में या साल तक मिल जाएगा, वो बहुत अच्छा जहाज़ है, 6th जनरेशन स्टेल्थ जहाज़ है, और उस पर जो मिज़ाइल लगा हुआ है वो PL-15 से भी दुगनी रेंज का मिज़ाइल है। सो इंशाल्लाह दी वे हमने फीडबैक दिया, हमारे पायलट्स वहाँ पे जाते रहे, हमने वो अपनी यूज़र फीडबैक भी दी, और जिस तरह हमारी तैयारी हुई है, जिस तरह हमने इंडक्शंस किए हैं, जिस तरह हमने साइबर वारफेयर के अंदर इम्प्रूवमेंट की है। जिस वक्त ये 10 मई को जंग से 1 घंटा पहले जब हमने S-400 को तबाह किया है, तो उस वक्त साइबर वारफेयर के थ्रू हमने 60% इंडिया बिजली के बगैर था जी, और 16 उनकी जो वेबसाइट्स थी, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की भी वेबसाइट थी, वो भी हैक हो चुकी थी। जिस तरह 6 और 7 मई को वो आए हैं, उनके राफेल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर से उनकी स्क्रीनें सारी जैम हो गई। वो बहुत दूर बेस से आए थे और एमरजेंसी में श्रीनगर में उनको लैंड करना पड़ा। तो ये सारी चीज़ों का एक इम्तजाज है, लीडरशिप, ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी को बेस्ट यूज़ करना, मोराल, जज्बा, ये सारी चीज़ें जो है ना, इसका एक हसीन इम्तजाज है पाकिस्तान एयरफोर्स। क्या कहिएगा आफ्ताब हुसैन साहब, 14 अगस्त का मौका है, हम जश्न आज़ादी की जानिब बढ़ रहे हैं, क्या तकाजा करता है ये दिन हमसे? कुछ लोग जो कि फोर्सेस का बाकायदा हिस्सा हैं, लेकिन बहुत से जो सिविलियंस हैं, हर शख्स की क्या जिम्मेदारी बनती है इस मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए? हर शख्स की, देखें जी, एक बंदे के फ़र्द मिल्लत से तो जुदा कुछ नहीं जी। इनफरादी तौर के ऊपर हर बंदे को जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको टॉप पे रखना चाहिए सबसे पहले। उसके बाद हमें मुआशी इस्तेकाम के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहिए, जो हमारे नेशनल रूल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए, और एक अच्छा इंसान और एक अच्छा शहरी बन के इस मुल्क की खिदमत करनी चाहिए। इस 14 अगस्त ने बनियानुल मरसूस में जो हमें कामयाबी दी है, अल्लाह की बहुत मदद थी, उसके अंदर शामिल थी। उनकी मिसकैलकुलेशंस हुई हैं इंडिया की, उनको नहीं पता था कि हमारे पास जो मिसाइल आ चुका है उसकी कितनी रेंज है, और
इसमें एक मैं बात बताना चाहूँगा जिसमें अल्लाह ताला की मदद थी कि एक होती है मिसाइल की इफ़ेक्टिव रेंज और एक होती है मैक्स रेंज, जी और इसमें तकरीबन 60-70 किलोमीटर का फ़र्क होता है। लेकिन हमारे पायलट्स ने माशाल्लाह मैक्स रेंज के करीब करीब, जिसका इंडिया को अंदाज़ा भी नहीं था कि इस जगह से रेंज से मिसाइल लग सकता है, इन्होंने मारा है जाके। तो ये इसको मद्देनज़र रखते हुए मैं ये कहूँगा कि जो इत्तेहाद इस कौम ने इस जंग में दिखाया है उसको कंटिन्यू करें, फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े हों, इसकी जब भी ज़रूरत पड़े, क्योंकि फ़ौज जो है वो अकेले कामयाब नहीं हो सकती जब तक नेशनल सपोर्ट उसके साथ ना हो। मीडिया ने बहुत अच्छा रोल अदा किया है, जी मीडिया को मैं अप्रिशिएट करूँगा। हमारी मीडिया कैंपेन बहुत सही थी, सच्ची थी, हमने कोई झूठ नहीं बोला, जिसका आलमी लोगों ने भी एक वो उसकी तारीफ़ की है। पजीराई हुई है फिर उसकी। हमारी जो डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर जो जी पहले वॉर के दौरान और फिर जो बिलावल भुट्टो लेके गया है, उसने भी बहुत ज़्यादा अच्छा वफ्द लेके गए हैं जो। डिप्लोमेसी की है और वो की है। तो इन सारी चीज़ों को हमें बरकरार करने की ज़रूरत है। आपने आफ्ताब हुसैन साहब ये मिस कैलकुलेशन की बात की है कि हर दफ़ा भारत किस खाम ख्याली में पाकिस्तान पे हमलावर होता है। अब तो होश के नाखून उसे लेने चाहिए। तो दुनिया भर में उसकी जगहसाई हो चुकी है। अपने अवाम उनसे पूछ रहे हैं, ऑपोजिशन उनकी सरापा एहतजाज है कि क्या ज़रूरत थी इस किस्म की जगहसाई की। दंदान शिकन जवाब इस बार फिर मिला है उन्हें। क्या कहिएगा? अब किसी हद तक कुछ संजीदा स्टेप्स लेने की ज़रूरत है उन्हें खित्ते में अमन व अमान के लिए? देखें जी, बात ये है कि ये पहली लड़ाई है 1971 के बाद जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अंदर लड़ी गई है। जी एक मिथ थी, इंडिया को गलतफहमी थी कि वो कन्वेंशनल वॉरफेयर में, यानी गैर न्यूक्लियर होके हमें 2-3 दिन के अंदर इतनी पिटाई हमारी कर देगा कि हम बारगेन के ऊपर आके, टेबल वीक फुटिंग के ऊपर आके नेगोशिएशन टेबल के ऊपर बैठेंगे। लेकिन ये उसकी मिथ ख़त्म हो गई है। ये जो है ना, जब दो न्यूक्लियर पावर्स की लड़ाई होती है और फिर जो टेक्नोलॉजी आ गई है। अब देखें, जब मैं एयरफोर्स के अंदर था तो जो बैटल फील्ड थे वो छोटे थे, 15-20 किलोमीटर के मिसाइल्स थे दोनों तरफ। अब जो मिसाइल्स आ गए हैं वो 100 की रेंज के अंदर है। बैटल फील्ड बहुत बड़े हो गए हैं, ज्योग्राफिकल बॉर्डर्स की कोई हैसियत नहीं रही। आप अपने मुल्क के अंदर रह के आप दूसरे उसको अटैक कर सकते हैं। तो इन हालात में जब मिसाइल्स शुरू होते हैं और जब आप अटैक करते हैं, मिसाइल वॉर शुरू हो जाती है, एयरफोर्स शुरू हो जाती है, फिर एस्केलेशन लैडर की जो सीढ़ियां हैं वो चढ़ते हुए पता नहीं चलता। खुदा न खास्ता किसी तरफ से अगर एक न्यूक्लियर शुरू हो जाता, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि न्यूक्लियर वेपन का डिस्ट्रक्शन लेवल इस वक्त क्या है। जो हिरोशिमा के अंदर बॉम्ब इस्तेमाल हुआ था 1945 में, वो आजकल के बॉम्ब की लिथैलिटी के मुकाबले में एक डब्बा है। हिरोशिमा में अभी तक ताबकारी के असरात हैं। अगर खुदा न खास्ता कोई एक्सचेंज होता है, और मैं एक मिसाल दूंगा बॉम्बे की, 5 करोड़ की अगर आबादी है, 2 करोड़ बंदे हवा में एवेपोरेट हो जाएंगे। बाकी जो 3 करोड़ होंगे वो कहे होंगे कि या अल्लाह हम मर जाए तो बेहतर है, इतना हाई टेम्परेचर हो जाएगा। फिर ये जंग दो मुल्कों के दरमियान नहीं रहेगी, ताबकारी रीजन्स को भी इफेक्ट करेगी। सो एक जो मिथ थी कि कन्वेंशनल वॉरफेयर अम्ब्रेला न्यूक्लियर के अंदर हो सकती है, वो अब नहीं हो सकती। हमारा जो न्यूक्लियर डिटरेंस था पहले मिनिमम था, फिर क्रेडिबल हुआ, और इस जंग के बाद अश्योर्ड हो गया। ऐसा ही है बिल्कुल। आफ्ताब हुसैन साहब क्या कहिएगा खित्ते में माशी सरगर्मियों के लिए पाकिस्तान की जो काविशें कोशिशें, फिर मैं एक दफ़ा चीन और पाकिस्तान का जिक्र करना चाहूँगा। क्या आलमी बरादरी को हम ये बावर करा चुके हैं कि हम अमन के दाई हैं, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ हमने कुर्बानियाँ दी हैं, और बड़ी हद तक एक तसलसल के साथ अब इंडिया को एक लगाम डालने की ज़रूरत है? बिल्कुल जी, आइसोलेशन देखें, इंडिया बिल्कुल टोटली आइसोलेट हो चुका है, और द वे अमेरिका उसको ट्रीट कर रहा है, आई थिंक इतनी खिफ़्फ़त, इतनी जो है बेइज्जती उसकी कभी भी नहीं हुई, माजी में इसकी नज़ीर नहीं माजी मिलती। में नहीं हुई। सिंगल आउट हो गया है, अलोन हो गया है, और इसको जो है आलमी सतह के ऊपर जो पाकिस्तान को पजीराई मिली है, मुझे कुछ हाजियों ने आके बताया कि लोग दूर से भाग के आके हमें गले मिले हैं जी कि जी हमें फ़ख्र है आप लोगों के ऊपर। जी सो अल्लाह ताला करे कि हम इस जो हमें अल्लाह ने इज़्ज़त दी है इसको कायम रखें, इसको और बेहतर करें,
और इंडिया का एक जो मिथ थी कि इसको तैयार किया गया है चाइना के ख़िलाफ़, जब उसको पाकिस्तान से पिटाई मिली है तो अब वो भी मिथ टूट गई है कि रीजनल सुपर पावर या अखंड हिंदुस्तान या इस तरह के जो टर्म्स थे वो अब टर्म्स मेरा ख्याल है काफ़ी अरसे के लिए बंद हो गई हैं। बिल्कुल ठीक फरमाया। जैसे कि हम जानते हैं कि अफवाज से जो जुड़ी शख्सियात हैं खिदमत के जज्बे से सरशार रहती हैं और हमेशा एक मुल्क व कौम की खिदमत पर मामूर रहती हैं। आप रिटायरमेंट के बाद भी खिदमत कर रहे हैं और ख़ास तौर पे दुखी इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। हम उस पहलू को भी चाहते हैं कि आज के इस प्रोग्राम में ज़रूर उजागर किया जाए। अल्लाह हैज़ बीन जी वेरी काइंड। मेरा जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि 35 साल का मेरा जो कैरियर था एयरफोर्स का वो बड़ा रिवॉर्डिंग था, बड़ा अच्छा था, फुली सेटिस्फाइड उसके साथ। अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त के साथ मुझे एक हम्बल बैकग्राउंड से आके इस जगह पे पहुंचना, मैं उसका ज़ात का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। तो सफ़र साहब मेरी इसके दरमियान एक दूसरी इनिंग भी थी जिसमें मैं डायरेक्टर जनरल था सिविल डिफेंस एंड बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड का। जी माशाल्लाह। और ईरा था 12 से 16 का जब मैक्सिमम टेररिस्ट अटैक हो रहे थे। उस वक्त मैंने अपने इनिशिएटिव के ऊपर यूके और यूएसए से 13 मिलियन की इमदाद ली और पूरे बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को पाकिस्तान के रिवैम्प किया, जिसमें बख्तरबंद गाड़ियाँ, रिबोट्स, प्रोटेक्टिव गियर्स और काफ़ी कंप्यूटर और ऑक्सिलरी इक्विपमेंट था। इससे पहले हम नंगे हाथों के साथ वी वर लूजिंग लॉट ऑफ लाइव्स डिफ्यूज़ करते हुए बॉम्ब्स। इसके बाद से हमें बड़ी सेफ्टी और सिक्योरिटी मिली और उस पर अल्लाह हैज़ बिन वेरी काइंड कि मुझे नाइटहुड का अवार्ड भी मिला जनेवा से। थैलीसीमिया जो है, मुझे याद है 2017 में मैंने जब पहली दफ़ा विज़िट किया तो अवेयरनेस हमारे यहाँ इसका फुकदान है बहुत ज़्यादा। मुझे इतना पता था कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें खून की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हैविंग मेट द पेशेंट्स एंड द फैमिलीज़, जो अगर मैं एक खुलासा उसका बयान करूं कि मेरी फीलिंग्स क्या थी, तो ये थी पहली कि ये बच्चे जो हैं ये 15-20 साल में ये मर जाते हैं, इनकी इससे ज़्यादा उम्र नहीं होती अनफॉर्चुनेटली। सो ये ज़िंदगी में तरसते हैं ज़िंदगी के लिए। 1 नंबर 2 ये उस गलती का खमियाजा भुगतते हैं जो इनकी नहीं होती, बिकॉज इट इज़ अ इनहेरिटेड डिजीज़। माँ बाप ने टेस्ट नहीं करवाया थैलीसीमिया का, 2 कैरियर्स की शादी हो गई और ये बच्चा आ गया अब ये मेजर आ गया। अब इस बच्चे ने ना स्कूल जाना है, ना इसने काम करना है, ना इसकी शादी होनी है, तो इस ज़िंदगी में क्या करने हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिसने मेरे दिल के अंदर वो किया असर किया, वो ये था कि जब मैंने बच्चे से पूछा कि आप बड़े होके क्या बनेंगे, तो माँ ने विस्पर किया कि सर पता नहीं ये बड़ा भी होगा कि नहीं होगा। सो दैट वाज द टाइम आई ऑफर्ड। आजकल जो प्रेसिडेंट है हमारे मोहम्मद यासीन खान सुंदर फाउंडेशन के और बाकी जो इनके सारे सीनियर मैनेजमेंट थी कि जी आई एम रेडी टू वर्क फॉर सुंदर फाउंडेशन वॉलंटरली। सो अल्लाह ताला का शुक्र है कि पिछले 8 साल से मैं F9 पार्क के अंदर एक हॉस्पिटल चला रहा हूँ, जिसमें इस वक्त थैलीसीमिया के जो हैं तकरीबन 700 के करीब पेशेंट्स हैं और हीमोफीलिया के 110 के करीब है। और जो एरिया हम कवर कर रहे हैं वो एजे के, केपी के, फाटा, सवात और जेलम तक का एरिया है। इस वक्त जो है 2 तकरीबन मुश्किलात हैं थैलीसीमिया के अंदर, ख़ास तौर पे एक तो फंडिंग, इन्फ्लेशन की वजह से दी कैपेसिटी टू डोनेट वो कम हो गई है, और सेकेंडली जो खून का असूल है हमारे यहाँ इसकी भी बहुत अवेयरनेस की कमी है। और ये जो समर गुज़रा है ये पिछले 7 सालों से मुश्किल गुज़रा है, इसलिए कि पहले जंग लग गई। जंग के अंदर मुझे GHQ ने, कमिश्नर ने कहा कि जी 200 बैग आपने अपने ब्लड बैंक में रिज़र्व रखने हैं टू केटर फॉर एनी एमरजेंसी, फॉलोड बाय अनप्रेसिडेंटेड हीट वेव्स। 46 टेम्परेचर इस्लामाबाद के अंदर 1994 के बाद अब आया है। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट यूनिवर्सिटीज़ बंद हो गई। सो इस वक्त ना सिर्फ सुंदर फाउंडेशन में जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, बल्कि बाकी सारे अस्पतालों के अंदर खून की शदीद कमी है। सो मेरी सबसे रिक्वेस्ट होगी कि रज़ाकाराना तौर पे काइंडली 1-2 महीने ज़रूर हमारी मदद करें, इससे पहले कि यूनिवर्सिटीज़ खुल जाए जो मेन सोर्स है रज़ाकाराना खून का। तो मेरी अपील होगी कि आप आके किसी भी हॉस्पिटल के अंदर अपने खून के एहतियात पेश करें और ज़िंदगियां बचाएं, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसने एक इंसान को बचाया उसने गोया पूरी इंसानियत को बचाया।
आफ्ताब हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया रेडियो पाकिस्तान के पॉडकास्ट में आपने वक्त दिया, आपसे गुफ्तगू हमने की और बहुत कुछ सीखने को मिला, और हम चाहेंगे आप इसी तरह तशरीफ़ लाते रहें, आपसे हमें रहनुमाई मिलती रहे। बहुत शुक्रिया आपकी आवाज़ का। एयर वाइस मार्शल आफ्ताब हुसैन साहब हमारे साथ आज पॉडकास्ट में मौजूद रहे, और अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहाँ में है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। आफ्ताब हुसैन साहब सरतापा एक पाकिस्तानी हैं, जज्बे हुब्बुल वतनी से सरशार हैं, मुल्क के बारे में सोचते हैं और यही इनका उड़ना बिछोना है। बल्कि इन्हीं के बारे में, इन्हीं जैसी नाबग़ैर रोज़गार हस्तियों के बारे में ये कहा गया है कि हम हैं अंधेरी रात के जलते हुए चिराग, हम हैं अंधेरी रात के जलते हुए चिराग, बुझते भी हैं तो शहर की किस्मत सवार के। आज के पॉडकास्ट से तसव्वुर ज़ुमान बाबर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।